हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 691 सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं। अनंत दृश्य 6। नियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ स्टीम्ड पकौड़े और टमाटर नूडल्स पसंद है। भाई मो, आपने बहुत मेहनत की है। मैंने इतनी मेहनत की है, क्या तुम्हें मुझे थोड़ा इनाम नहीं देना चाहिए? यह आपके लिए इनाम है। टमाटर का एक टुकड़ा। नियांग ने लापरवाही से कटे हुए टमाटर का एक टुकड़ा उठाया और मो किशेन के मुंह में ठूंस दिया। मो किशेन, असल में वह एक गुड मॉर्निंग किस चाहता था। फिर शंगगुआन परिवार। आज शंगगुआन परिवार के घर में निकुई हुआ की पहली सुबह है। हालांकि वह कल रात बहुत देर तक बिस्तर पर नहीं गई, फिर भी वह सुबह जल्दी उठ गई। आज उसका शंगगुआन के घर पर रुकने का पहला दिन है। अगर वह देर तक सोती रही तो शायद उसका अच्छा प्रभाव न पड़े। निकुई हुआ ने चादर हटाई और चुपचाप बिस्तर से बाहर निकल गई। तभी उसके बगल में बैठी शंगगुआन देहुई अचानक जाग गई। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? निकुई हुआ क्षण भर के लिए शर्मा गई। 7 बज चुके हैं। थोड़ी देर और सो जाओ, शंगगुआन देहुई ने आगे कहा। तुम निश्चिंत रहो, हमारे परिवार में सख्त नियम नहीं है। अगर तुम बहुत जल्दी उठ गए तो मेरी माँ को लगेगा कि उसने कुछ गलत किया है। शंगगुआन देहुई ने निकुई हुआ को संकोच करने का मौका नहीं दिया। जब निकुई हुआ फिर से जागी तो सुबह के 10 बज चुके थे। खिड़की के बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और एक लंबा आदमी उसके बिस्तर के नीचे खड़ा होकर कपड़े पहन रहा था। पहले ड्रेस शर्ट, फिर ऊनी स्वेटर। निकुई हुआ ने यह सब घटित होते देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा और अचानक उसे लगा जैसे वह किसी सपने में थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजिंग में उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। पहले से ही उठ गए। इस समय शंगगुआन देहुई अचानक घूम गया। निकुई हुआ पहले तो अचंभित रह गई, फिर उसने कहा, मम। शंगगुआन देहुई ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। क्या आप अब उठना चाहते हैं या थोड़ी देर और सोना चाहते हैं? मैं अब उठूंगा, निकुई हुआ ने उत्तर दिया। शंगगुआन देहुई ने उसके लिए कैबिनेट से कपड़े निकाले। मैं तुम्हारे साथ नीचे जाने का इंतजार करूंगा। ठीक है, निकुई हुआ ने सिर हिलाया। फिर वह कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में ले गई। कपड़े बदलने और त्वचा की देखभाल करने के बाद वह लगभग 20 मिनट बाद बाथरूम से बाहर निकली। उसने ग्रेनीले रंग की जैकेट के अंदर ऊंचे गले वाला ऊनी स्वेटर पहना हुआ था, जिससे वह बहुत स्टाइलिश और अपनी वास्तविक उम्र से काफी कम उम्र की लग रही थी। वे दोनों एक साथ नीचे चले गए। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि लेडी शंगगुआन छोटी नियू को बाहर से अंदर ले जा रही थी। बूढ़े और जवान बहुत अच्छी तरह से साथ रहते थे। वास्तव में छोटी नियून ने पिछली रात लेडी शंगगुआन के साथ बिताई थी। माँ, उन दोनों ने एक स्वर में लेडी शंगगुआन का अभिवादन किया। स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार सगाई के बाद उन्हें उसे अलग नाम से पुकारना शुरू कर देना चाहिए। शंगगुआन की बूढ़ी औरत खुशी और संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए उनके पास आई। अच्छा माँ, निकुई हुआ को देखकर छोटी नियुन ने बहुत शांत भाव से उनका स्वागत किया। युन, निकुई हुआ आगे बढ़ी और लिटिल नियू को उठाया। पिताजी, मुझे पकड़ो। छोटी नियून ने शंगगुआन देहुई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। शंगगुआन देहुई ने लिटिल नियून को निकुई हुआ की बाहों से ले लिया। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने अपने सामने के सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखा। संतुष्टि से मुस्कुराते हुए उसने फिर कहा, नाश्ता तैयार है, चलो नाश्ता करते हैं। इसके अलावा जियाओक्सू और जियाओक्सी काम पर चले गए हैं। दया, बुरा मत मानना। निकुई हुआ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम महत्वपूर्ण है। वह आमतौर पर बच्चों के साथ अच्छी तरह से रहती है और चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि वह जानती है कि शियाओशु और शियाओशी उस तरह के लोग नहीं हैं। इस बीच अन्यत्र जब झाओ शेन की नींद खुली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसके बगल में लेटे हुए लिनफांग को देखकर उसे याद आ गया कि ये घटनाएं कोई सपना नहीं थी। उसने सचमुच कुछ ऐसा किया जिससे शंगगुआन फुरोंग को निराशा हुई। वह नहीं जानता था कि कल रात वह क्या सोच रहा था,
लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अब वह क्या करे? उसे शंगगुआन फुरोंग का सामना कैसे करना चाहिए? तभी लिनफांग ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? लिनफांग कब जागा? झाओ शेन अचंभित रह गया। लिनफैंग ने आगे कहा, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, अगर तुम्हें इसका अफसोस है तो हम यह दिखावा कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इसके साथ ही लिनफांग ने झाओ शेन को जाने दिया। झाओ शेन ने अपना मुंह खोला। अचानक उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहना है। लिनफांग ने आगे कहा, निश्चिंत रहें, मैं अपना वचन निभाता हूं। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। झाओ शेन ने आखिरकार एक लंबे विराम के बाद कहा। अब वह केवल लिनफांग को मुआवजा दे सकता था। मुझे तुम्हारा मुआवजा नहीं चाहिए, लिनफैंग ने कहा। झाओ शेन, क्या तुम जानते हो, मैं सच में सिस्टर फुरोंग से ईर्ष्या करता हूं। मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं कि उन्हें तुम्हारे जैसा अच्छा पति मिला। ब्रह्मांड वास्तव में हमारे साथ मजाक कर रहा है। उसके पास तुम हो, लेकिन वह नहीं जानती कि तुम्हें कैसे संजोया जाए। मैं तुम्हें संजोना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सकता। अंत में उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। जियाओलिन, तुम। झाओ शेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर आगे कहा, हम गलतियां करना जारी नहीं रख सकते। लिनफांग ने झाओ शेन की ओर देखा। क्या प्यार भी एक गलती है? झाओ शेन चुप हो गया। लिनफेंग ने आह भरी, कंबल उठाया और बिस्तर से बाहर निकली, फर्श से कपड़े उठाए और उन्हें एक एक करके पहनना शुरू कर दिया। फिर उसने झाओ शेन के कपड़े उठाए। क्या तुम अब उठना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। झाओ शेन ने अपने कपड़े ले लिए। मैं यह खुद कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लिनफांग ने झाओ शेन को कपड़े पहनने और मोजे पहनने में मदद की, यहाँ तक कि उसे अपने जूते पहनने और उसके जूतों के फीते बांधने में भी मदद की। क्या सिस्टर फुरोंग ने कभी आपकी इस तरह मदद की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शगवान फुरोंग जैसे दबंग व्यक्ति ने कभी अपना सिर नीचे कैसे किया? उनके रिश्ते में झाओ शेन ही वह व्यक्ति था जिसने हमेशा त्याग किया। झाओ शेन को कभी नहीं पता था कि हर समय न देना इतना आनंददायक हो सकता है। अचानक ऐसा लगा जैसे अब उसे कोई पछतावा नहीं रहा। आखिरकार शंगगुआन फुरोंग ने पहले ही गलत काम कर दिया। लिनफांग मधुर और विचारशील था, शंगगुआन फुरोंग से कहीं अधिक। झाओ शेन के बदलते हाव भाव देखकर लिनफांग प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। फिर लिनफेंग ने कहा, यह शायद पहली बार है जब मैंने आपकी मदद की है, और यह आखिरी बार भी होगा। मैं फिर कभी आपके घर नहीं जाऊंगा और मैं बहन फुरोंग को खोजने नहीं जाऊंगा। ये शब्द उत्प्रेरक थे। झाओ शेन ने लिनफांग को देखा और बहुत दृढ़ता से कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। यह सही है। उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। शंगगुआन फुरोंग ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि झाओ शेन कल रात घर नहीं लौटा था। वास्तव में वर्षों से वह बस अपना जीवन लापरवाही से जी रही थी और उसने कभी झाओ शेन की परवाह नहीं की। माँ, ये तली हुई आटे की छड़ियाँ थोड़ी पुरानी लगती है। क्योंकि शंगगुआन फुरोंग को लेडी झाओ द्वारा बनाई गई तली हुई आटे की छड़ियाँ बहुत पसंद थीं, इसलिए हर सुबह का नाश्ता उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता था। बूढ़ी महिला बूढ़ी हो रही थी और रसोई के धुएं को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन शंगगुआन फुरोंग को इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसे केवल अपने आनंद की परवाह थी। अध्याय 692, ताजा खबरें। 6। मो किशन को नियांग द्वारा ऊपर ले जाया गया। रसोई में नियांग ने कुछ दीर्घायु नूडल्स पकाने की तैयारी की। जल्द ही स्वादिष्ट दीर्घायु नूडल्स का एक कटोरा तैयार हो गया। साथ में दिए गए व्यंजनों में एक अंडा, कुछ हरी सब्जियां और एक भरपूर पोर्क शोरबा शामिल था, जिससे सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बन गया। जैसे ही नियांग ने दीर्घायु नूडल्स मेज पर रखे, मो किशन अपने कपड़े बदलकर ऊपर से नीचे आ गया। भाई मो, आओ और खाओ। यांगयांग, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? मो किशन ने मेज पर केवल एक कटोरी दीर्घायु नूडल्स देखी। मैंने घर पर ही खाना खा लिया है, नियांग ने कहा। मो किशन रसोई में गया और चॉपस्टिक की एक और जोड़ी ले आया। यांगयांग, क्या हम साथ में खाना खाएंगे? नियांग,
हालांकि पहले से ही भर चुकी थी, ने सिर हिलाया। जरूर, यह जोड़ों के लिए एक छोटी सी खुशी थी। ऐसे क्षण उनके बुढ़ापे में मधुर यादें बन जाएंगे। नाश्ते के बाद दोनों ने मिलकर बर्तन धोए और मो परिवार के पास जाने से पहले कुछ देर तक खेलते रहे। मो किशन उसके साथ बाइक चला रहा था। यांग, क्या हम एक युवा जोड़े की तरह नहीं दिख रहे हैं जो छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने घर जा रहे हैं? मिस्टर मो, कृपया कुछ शर्म करो। नी यांग उसके पास बैठी थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मो किशन हंसा और दूर तक देखा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। नी यांग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या आप लिव इन दामाद बनकर खुश हैं? मो किशन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। जब तक नी यांग उससे शादी करने को तैयार थी, लिव इन दामाद की भूमिका को स्वीकार करने की तो बात ही छोड़िए, भले ही उसे नर्क से गुजरना पड़े, वह संकोच नहीं करेगा। लिव इन दामाद? यह क्या है? केक का एक टुकड़ा। नी यांग ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मैं इसके बारे में सोचूंगी। बॉस, आप मुझे कब जवाब दे सकते हैं? मो किशन ने फिर पूछा। यह मूड पर निर्भर करता है, नी यांग ने जवाब दिया। सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। धरती पर सुनहरी गर्मी छाने लगी, यहां तक कि ठंडी हवा भी सहनीय हो गई। कुछ ही देर में वे मो परिवार के विला पर पहुंच गए। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर अंदर चले गए। मो की दादी तुरंत नी यांग को गले लगाने के लिए दौड़ी। यांग यहाँ है। आज मो किशन का जन्मदिन था। बुजुर्ग दंपत्ति जानते थे कि नी यांग निश्चित रूप से मो किशन के साथ घर आएगी, इसलिए वे घर पर जल्दी ही इंतजार कर रहे थे। आंटी। बगल में मो किशन मानो एक अप्राप्य हवा के ढेर में बदल गया हो। एक समय था जब वह अपनी दादी का प्रिय बच्चा था, लेकिन जब से नी यांग प्रकट हुआ, वह एक बेकार धातु का टुकड़ा बन गया। यहां तक कि उसके दादा ने भी मो किशन को अनदेखा करना ही उचित समझा। यांग, क्या बाहर ठंड नहीं है? इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष दूध वाली चाय बनाई है। इसे चखो और देखो कि यह अच्छी है या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने इसे बनाया है? मैंने इसमें हाथ से मोती बनाए हैं। दादी मो इस बात से नाराज थी कि दादाजी मो सारा श्रेय ले रहे थे। अगर मैं नहीं होता तो दूध वाली चाय बहुत पहले ही जल गई होती। मो किशन, दूध वाली चाय उबालकर मोती बनाना? उसे कभी नहीं पता था कि उसके माता पिता इतने बहुमुखी थे। दादा दादी मो के उत्साही निमंत्रण पर नी यांग ने दूध वाली चाय के 2 पूरे कप पी लिए। नीचे हलचल थी। मो बाइचुआन तीसरी मंजिल पर खड़ा था। उसके चेहरे पर व्यंग्य की झलक उभर आई। चचेरे भाई, क्या यह नी यांग नहीं है? और नी यांग के बगल में बैठा व्यक्ति, क्या यह तुम्हारा छठा चाचा नहीं है? जिऊ यिंगेंग ने अनिश्चितता से पूछा। मो किशन अक्सर घर से बाहर रहता था और जिऊ यिंगेंग उससे कभी नहीं मिली थी। उसने केवल उसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। हालांकि उसने पिछली बार नी यांग को मो परिवार में एक बार देखा था। हाँ, मो बाइचुआन ने सिर हिलाया। जिऊ यिंगेंग ने फिर पूछा, क्या वह हारने वाला है? मो बाइचुआन ने फिर सिर हिलाया। जिऊ यिंगेंग ने घृणा से नीचे की ओर देखा। भले ही वह हारा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे दादा दादी इतने खुश क्यों हैं? सामान्यतः यदि किसी परिवार में कोई बेटा असफल हो जाए तो क्या यह दुख का कारण नहीं होगा? जिऊ यिंगेंग कुछ उलझन में थी। मो बाइचुआन ने बताया, मेरे छठे चाचा उनके सबसे छोटे बच्चे हैं। आमतौर पर सबसे छोटे बच्चे को सबसे अधिक प्यार किया जाता है। शिऊ यिंगेंग ने सिर हिलाया। वैसे चचेरी बहन, तुम मुझे मिस्टर मोग से मिलने कब ले जाओगे? वह काफी समय से मो परिवार में रह रही थी, लेकिन अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली थी जो मिस्टर मोग हो। उसने दादा दादी मो से उसके बारे में पूछा था, लेकिन दोनों ने ही कहा कि वे नहीं जानते, और ऐसा नहीं लगा कि वे दिखावा कर रहे थे। मो बाइचुआन ने तब कहा, तुम नीचे जाओ और उनका अभिवादन करो। जिऊ यिंगेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हारे हुए व्यक्ति का स्वागत कौन करना चाहेगा? मैं सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। मो बाइचुआन ने आगे कहा, मत भूलो, तुम अभी भी मेरे दादा दादी के घर में रह रहे हो। क्या यह जगह आपकी और अंकल की नहीं है? जिऊ यिंगेंग ने पूछा। मो बाइचुआन ने अपना सिर हिलाया। अनिच्छा से जिऊ यिंगेंग को उनका अभिवादन करना पड़ा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
उसे दूसरों की छत के नीचे रहने के लिए किसने कहा था? वैसे चचेरे भाई, क्या आप बाहर जा रहे हैं? ज्यू यिंगेंग ने मुड़कर मो बाइचुआन की ओर देखा। हाँ। ज्यू यिंगेंग की आंखें चमक उठीं। चचेरी बहन, क्या तुम मिस्टर मोग से मिलने जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मो बाइचुआन ने अनिच्छा से कहा, मैं अपनी प्रेमिका को लेने जा रहा हूँ। मो कीशन वापस आ गया था। नियांग भी यहाँ थे। ऐसी स्थिति स्वाभाविक रूप से उनकी पूर्व मंगेतर झाओ जिंगरोंग के बिना संभव नहीं हो सकती थी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि मो किशेन झाओ जिंगरोंग को देखकर अभी भी शांत रह सकता है। और जब नियांग को पता चला कि झाओ जिंगरोंग उसकी प्रेमिका थी, तो वह निश्चित रूप से गड़बड़ कर देगी। वह बाद में मो किशेन और नियांग की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए उत्सुक था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ज्यू यिंगेंग ने मो बाइचुआन को संदेह से देखा। हाँ, मो बाइचुआन ने सिर हिलाया। ज्यू यिंगेंग को यकीन नहीं हुआ कि मो बाइचुआन को इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड मिल गई। वह जरूर मिस्टर मोग से गुप्त रूप से मिल रहा होगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ज्यू यिंगेंग ने मो बाइचुआन के हाथ में अपनी बाह डाल दी। बस समय है यह देखने के लिए कि मेरी होने वाली भाभी कैसी दिखती है। यिंगेंग, बेतुका मत बनो। मो बाइचुआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ज्यू यिंगेंग मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं हूं। मो बाइचुआन के पास ज्यू यिंगेंग को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने मो बाइचुआन की प्रेमिका को देखा, तो ज्यू यिंगेंग भी हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी झाओ जिंगरोंग होगी। लेकिन क्या वह मो किशन की पूर्व मंगेतर नहीं थी? रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो गए थे। वे तीनों एक साथ मो परिवार के पास आए। जब दादी और दादा मो ने झाओ जिंगरोंग को देखा, तो वे दोनों अचंभित रह गए। क्या हो रहा था? झाओ जिंगरोंग मुस्कुराया, नमस्ते दादाजी और दादी। दादाजी और दादी? दादाजी और दादी मो और भी अधिक भ्रमित हो गए। मो बाइचुआन ने आगे बढ़कर कहा, दादाजी, दादी, छठे चाचा, भाभी छठी चाची, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यह मेरी प्रेमिका झाओ जिंगरोंग है। ये शब्द बम की तरह थे। इस सदमे से दादा दादी मो को संदेह हुआ कि क्या वे कुछ सुन रहे थे। तुमने क्या कहा? दादी मो ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। इससे पहले कि मो बाइचुआन जवाब दे पाता, झाओ जिंगरोंग आगे बढ़ा, दादी, आपने सही सुना, मैं अब बाइचुआन की प्रेमिका हूँ। अध्याय 693, शंगगुआन फुरोंग के साथ दुर्व्यवहार। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। 1 दोस्त, झाओ जिंगरोंग वास्तव में मो बाइचुआन की प्रेमिका है? यह कैसा मजाक है? मैडम मो ने अपने सामने झाओ जिंगरोंग को देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि वह मो बाइचुआन को थप्पड़ मारना चाहती थी। झाओ जिंगरोंग किस प्रकार का व्यक्ति है, इसे एक तरफ रख दीजिए। केवल यह तथ्य कि उसकी पहले मो किशन से सगाई हो चुकी थी, उसे उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। बूढ़े मास्टर मो भी बहुत क्रोधित थे। उन्होंने मो बाइचुआन की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या हो रहा है? हालांकि मो बाइचुआन बहुत शांत था। बिल्कुल वही जो आप देख रहे हैं। मुझे जिंगरोंग पसंद है और जिंगरोंग भी मुझे पसंद करता है। कमीने, बूढ़े मास्टर मो ने अपने दिल को पकड़ लिया। लगभग बेहोश हो गए क्योंकि वे सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। ब्रेकअप? तुम दोनों को तुरंत ब्रेकअप करने की जरूरत है। झाओ जिंगरोंग ने गंभीरता से कहा, दादाजी, बाइचुआन और मैं वास्तव में प्यार में हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें। सच्चा प्यार? मैडम मो ने झाओ जिंगरोंग को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस समय आपने कहा था कि इस जीवनकाल में आप मिस्टर मोग के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी। और अब वे सच्चे प्यार की बात करते हैं। क्या मजाक? झाओ जिंगरोंग के हाव भाव बदल गए। दादी, मैं तब छोटा था और बिना सोचे समझे बोल देता था। कृपया मेरे खिलाफ ऐसा मत कहिए। बाइचुआन और मैं सच में प्यार में हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। उसके और मो बाइचुआन के बीच प्यार कहा था। वे केवल एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। झाओ जिंगरोंग मिस्टर मोग से शादी करना चाहता था और मो बाइचुआन सिर्फ नियांग और मो किशन को परेशान करना चाहता था। हालांकि आमतौर पर चतुर और स्मार्ट झाओ जिंगरोंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने गलत आदमी पर दाव लगाया है। जैसे ही उसने अपने अंतिम शब्द कहे,
झाओ जिंगरोंग ने मो बाइचुआन को अपने साथ फर्श पर खींच लिया और दोनों घुटनों के बल बैठ गए। मो बाइचुआन ने सूक्ष्मता से नियांग पर नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। मो कीशन की प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी, वह भी बहुत नीरस थी। यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी। क्या वे दिखावा कर रहे थे? शुरू से लेकर आखिर तक झाओ जिंगरोंग ने मो किशन को एक बार भी अतिरिक्त नजर डालने की जरूरत नहीं समझी। उसे यह जानने के लिए उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी कि वह बहुत हैरान होगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह मो बाइचुआन के साथ खत्म हो जाएगी। इंतजार। क्या मो कीशन इस अवसर का उपयोग जानबूझकर उसके और मो बाइचुआन के बीच परेशानी पैदा करने के लिए नहीं कर रहा है? आखिरकार मो कीशन अभी भी उससे बहुत प्यार करता था। यह बात ध्यान में रखते हुए झाओ जिंगरोंग को थोड़ी चिंता होने लगी। बूढ़े मास्टर मो और मैडम मो, जो बेकार मो किशन के बहुत शौकीन थे, अगर मो किशन परेशानी पैदा करने की कोशिश करता तो चीजें मुश्किल हो जाती। यह सोचते हुए झाओ जिंगरोंग ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी निगाहों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। पिताजी, माँ, तभी मो किशन ने कमजोरी से कहा। क्या मो कीशन वास्तव में उसे मो बाइचुआन के साथ रहने से रोकना चाहता था? झाओ जिंगरोंग ने मो किशन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह जानती थी मो किशन उसे भूल नहीं सकता। उसने स्पष्ट रूप से स्थिति को कम करके आका और अभी भी सोच रहा था कि वह इस स्तर पर उसे और मो बाइचुआन को अलग कर सकता है। मो किशन के बोलने से पहले ही झाओ जिंगरोंग बोल पड़ा, दादी, दादाजी, मुझे पता है कि आपको मो किशन के साथ मेरी पिछली सगाई के बारे में याद है, लेकिन वह एक तय की गई सगाई थी। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था, उसमें जरा भी स्नेह नहीं था। लेकिन बाइचुआन के साथ यह अलग है। हमारा प्यार मुफ्त है। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। झाओ जिंगरोंग के शब्द इतने भावुक थे कि उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए। मो किशन क्या था? वह तो उसके लायक ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से वह अपनी सगाई तोड़ने में कामयाब हो पाई थी। अब वह मो कीशन को अपने काम में बाधा नहीं बनने दे सकती थी। मो बाइचुआन ने लापरवाही से अपनी आंखें उठाईं और मो किशन को देखा। वह जानता था कि झाओ जिंगरोंग उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद जो हुआ वह एक बड़ा नाटक था। अगले ही पल मो किशन ने आगे कहा, पिताजी, माँ, चूंकि बाइचुआन और मिस झाओ वास्तव में प्यार करते हैं, तो प्रेमी जोड़े के लिए चीजें मुश्किल बनाने के बजाय उन्हें आशीर्वाद क्यों नहीं देते? क्या मो कीशन ने वास्तव में उनकी ओर से दलील दी थी? क्या चल रहा है? उसे उनके रिश्ते पर आपत्ति होनी चाहिए, है ना? झाओ जिंगरोंग थोड़ा स्तब्ध था। मो बाइचुआन भी थोड़ा हैरान रह गया। यह उनकी अपेक्षा से थोड़ा अलग था। यह कहना होगा कि नियांग और मो किशन की प्रतिक्रियाएं उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। बूढ़े मास्टर मो चुप रहे, उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। अपने जीवन के सभी वर्षों में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। भतीजे का विवाह वास्तव में उसके चाचा की मंगेतर से हो गया। यदि यह बात बाहर आ गई तो क्या यह केवल हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? मेरे साथ अध्ययन कक्ष में आओ। बूढ़े मास्टर मो ने मो बाइचुआन की ओर देखा। मो बाइचुआन जमीन से उठे और ओल्ड मास्टर मो के पदचिन्हों का अनुसरण किया। जब वह अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ तो मो बाइचुआन ने सोचा कि बूढ़े मास्टर मो अपना आपा खोने वाले हैं। अध्याय 694, दुख शांगगुआन फुरोंग, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ 2। अजीब बात यह है कि बूढ़े मास्टर मो ने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। मो बाइचुआन कुर्सी पर बैठ गए। उसकी ओर पीठ करके बूढ़े मास्टर मो ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, बाइचुआन, क्या तुमने सचमुच अपना मन बना लिया है? हाँ दादाजी, मो बाइचुआन ने जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है। उन्होंने कभी भी ऐसे फैसले नहीं लिए जिनके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़े। अब जब वह इस सीमा को पार कर चुके हैं तो वह पीछे नहीं हटेंगे। बीजिंग में बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने सभी लोगों में से झाओ जिंगरोंग को क्यों चुना? बूढ़े मास्टर मो ने मो बाइचुआन की ओर देखा। क्या आपको पता है कि झाओ जिंगरोंग शादी के बाद आपकी चाची बन सकती थी? प्राचीन समय में इसके लिए स्वर के पिंजरे में डुबोकर सजा दी जाती थी। जब तक उन्होंने वह अंतिम वाक्य कहा,
ओल्ड मास्टर मो अपनी आवाज पर बड़ी मुश्किल से नियंत्रण रख पाए। लेकिन आपने खुद कहा, यह लगभग मामला था। मो बाइचुआन ने शांति से कहा, झाओ जिंगरोंग और मैं एक ही उम्र के हैं। वह एक अच्छे परिवार से आती है और उसके पास विदेश से मास्टर डिग्री है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच क्या गलत है। दादाजी, जो बीत गया सो बीत गया, हमें वर्तमान में जीना है। झाओ जिंगरोंग की मो किशन से केवल सगाई हुई थी, वास्तव में वे विवाहित नहीं थे। इस समय बूढ़ी मालकिन मो बाहर से अंदर आईं। क्या आप जानते हैं कि झाओ जिंगरोंग किस तरह का व्यक्ति है? वह घमंडी है और आपके लायक नहीं है। बूढ़ी मालकिन मो को झाओ जिंगरोंग बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वह इतनी घमंडी न होती तो उसने मो किशन के साथ अपनी सगाई नहीं तोड़ी होती। ऐसा नहीं है कि जिंगरोंग घमंडी है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे चाचा उसे संभाल नहीं पाए। मो बाइचुआन ने आगे कहा, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी अपने चाचा जैसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। कौन एक बेकार आदमी से शादी करना चाहेगा? बूढ़ी मालकिन इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बूढ़े मास्टर मो ने फिर से आह भरी और फिर कहा, बाइचुआन, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ, मो बाइचुआन ने सिर हिलाया, मैंने फैसला कर लिया है। बूढ़े मास्टर मो ने कहना जारी रखा, ठीक है, चूंकि तुम आश्वस्त हो चुके हो, इसलिए अब हमारी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तुम अब जा सकते हो। बूढ़े आदमी, बूढ़ी मालकिन मो ने बूढ़े मास्टर की आस्तीन पकड़ ली। उसे जाने दो। बूढ़े मास्टर मो ने फिर से आह भरी, बेटों और पोतों का भाग्य उन पर निर्भर करता है। मो किशन को कोई आपत्ति नहीं है, हमें अपनी सीमाओं को लांघने से बचना चाहिए। अपना हाथ बहुत आगे बढ़ाने से लोग उसे नापसंद करने लगते हैं। अगर वे एक साथ हो गए तो क्या बाहरी लोग हमारे परिवार पर नहीं हंसेंगे? बूढ़ी मालकिन मो ने कहा। बूढ़े मास्टर मो ने आंखें मूंद लीं। अगर झाओ परिवार को अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर नहीं है तो मो परिवार को क्यों होना चाहिए? आज अगर झाओ जिंगरोंग जमीन पर गिरकर मुझसे विनती न करता तो मैं सहमत नहीं होता। यह सुनकर बूढ़ी मालकिन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। सही, इस बार यह झाओ जिंगरोंग था जिसने पहल की, न कि मो परिवार ने उससे शादी के लिए भीख मांगी। यदि बाहरी लोग हंसेंगे तो वे झाओ परिवार की अनुशासनहीनता पर हंसेंगे। ओल्ड मास्टर मो ने आगे कहा, इसके अलावा वे अभी डेटिंग कर रहे हैं। वे साथ रहेंगे या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। बूढ़ी मालकिन मो ने सहमति में सिर हिलाया। मो बाइचुआन लिविंग रूम में चले गए और झाओ जिंगरोंग को जमीन से उठने में मदद की। किसी तरह चिंतित होकर झाओ जिंगरोंग ने पूछा, तुम बाहर क्यों आए? दादा दादी के बारे में क्या ख्याल है? चिंता मत करो, मो बाइचुआन ने कहा, वे हमारे रिश्ते के लिए सहमत हो गए हैं। उसकी आवाज की तीव्रता मो किशन और नियांग को सुनने के लिए बिल्कुल सही थी। अफसोस की बात है, दोनों ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। वे सोफे पर बैठे, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए और मुस्कुराते हुए। स्पष्ट रूप से उनकी हंसी दिल से निकली थी। झाओ जिंगरोंग मो किशन की पूर्व मंगेतर थी। क्या नियांग इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं थी? और मो किशन, उसने अपनी पूर्व मंगेतर के अपने भतीजे के साथ होने पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। जिंगरोंग, मो बाइचुआन ने झाओ जिंगरोंग की ओर देखा। झाओ जिंगरोंग ने उसे हैरानी से देखा। क्या? मैं आपको परिचय करा दूं, यह मेरे चाचा की प्रेमिका नियांग है। मो बाइचुआन ने झाओ जिंगरोंग को दोनों के सामने लाया। झाओ जिंगरोंग ने हंसते हुए कहा, मैं मिस नी से पहले भी एक बार मिल चुका हूं। पिछली बार रेस्तरां में नियांग ने उसका काफी मजाक उड़ाया था। मो किशन ने कहा, यांगयांग अब मेरी गर्लफ्रेंड है। आप दोनों युवा पीढ़ी के हैं और हमें अपने परिवार के पदानुक्रम के अनुसार यांगयांग को आंटी कहना चाहिए। उसे मिस नी कहना सही नहीं लगता। तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं, बूढ़ी मालकिन मो ने दूसरी तरफ से कहा। झाओ जिंगरोंग ने सोचा था कि जब मो किशन उसे देखेगा तो वह उसे जाने नहीं देगा और लगातार उससे लिपटा रहेगा। लेकिन मो किशन ने उसे बार बार चौंका दिया था। क्या वह जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है? उसे आंटी कह रहे हो? नियांग उससे भी छोटी दिखती थी और पिछली बार पश्चिमी रेस्तरां में उनके बीच झगड़ा हो गया था। वह खुद को नियांग को आंटी कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकी।
अध्याय 695, शंगगुआन फुरोंग को परेशान करते हुए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। 3। हर कोई कहता है कि आपका झाओ परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है जो शिष्टाचार और पालन पोषण को बहुत महत्व देता है। अब जब आप किसी बड़े से मिलते हैं तो आप उनका ठीक से अभिवादन भी नहीं कर सकते। आपके माता पिता ने कैसी बेटी पैदा की है? श्रीमती मो ने इन शब्दों से झाओ जिंगरोंग को कोई भाव नहीं दिया, यहाँ तक कि झाओ के माता पिता को भी कोसा। झाओ जिंगरोंग ने अपने होंठ काटे। वह जानती थी कि श्रीमती मो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि श्रीमती मो इतनी निर्दयी होंगी। रहने भी दो। क्या यह सिर्फ किसी का अभिवादन करने का मामला नहीं है? जब तक वह मो बाइचुआन से सफलतापूर्वक शादी कर सकती है, वह कुछ भी करने को तैयार है। जिस दिन वह मिसेज मोग बन जाएगी, उनके पास पछताने के लिए बहुत समय होगा। झाओ जिंगरोंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, छठी चाची। नी यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और शालीनता से कहा, अच्छी लड़की। झाओ जिंगरोंग बहुत गुस्से में था। रैंक में नीचे होने का यह एहसास दम घोंटने वाला था। शुक्र है मो बाइचुआन का दर्जा ऊंचा है। मो बाइचुआन के करीब आने से पहले झाओ जिंगरोंग ने नी यांग पर कुछ शोध किया। वह जानती थी कि मो बाइचुआन ने नी यांग को शांति का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नी यांग ने मो बाइचुआन को अस्वीकार कर दिया। नी यांग सचमुच अंधी थी। उसने वास्तव में मो बाइचुआन को एक बेकार आदमी के लिए अस्वीकार कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे मो बाइचुआन की असली पहचान पता चलेगी तो क्या उसे इसका पछतावा होगा। तब तक उसे इसका इतना पछतावा होगा कि उसकी आंतें हरी हो जाएंगी। यह सोचकर झाओ जिंगरोंग बहुत खुश हुआ। सारी निराशा गायब हो गई। जब तक वह मिस्टर मोग से शादी कर सकती है, तब तक थोड़ी बहुत बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बारे में क्या? मो किशेन ने मो बाइचुआन की ओर देखा। छठी चाची, मो बाइचुआन ने अनिच्छा से पुकारा। अच्छा, नी यांग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, पूरी तरह से एक बुजुर्ग की मुद्रा में। जिसकी बात करें तो मो किशेन की पारिवारिक रैंकिंग वास्तव में बहुत ऊंची है। इस गणना के अनुसार जब मो बाइचुआन की शादी हो जाएगी और उसके बच्चे होंगे, तो क्या वह परदादी नहीं बन जाएंगी? तब तो वह निस्संदेह इतिहास की सबसे युवा, सबसे खूबसूरत महान चाची होंगी। भाई मो, चलो ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हारे कमरे में गेम खेलना चाहती हूँ। नी यांग ने अपनी नजरें मो किशेन की ओर घुमाई। झाओ जिंगरोंग आखिरकार मो किशेन की पूर्व मंगेतर थी और मो बाइचुआन को शक था। नी यांग उनके साथ एक ही कमरे में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे हमेशा थोड़ा अजीब सा महसूस होता था। जरूर। दोनों ऊपर की ओर चले गए। केवल मो बाइचुआन और झाओ जिंगरोंग तथा श्री और श्रीमती मो ही बचे। श्रीमती मो ने कहा, प्रिय, चलो रसोई घर में जाकर देखें। नी यांग और मो किशन के चले जाने के बाद दोनों बूढ़े लोग भी झाओ जिंगरोंग का सामना नहीं करना चाहते थे। दोनों बूढ़े लोग एक साथ रसोई में चले गए। पलक झपकते ही लिविंग रूम में केवल मो बाइचुआन और झाओ जिंगरोंग ही बचे थे। वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। माहौल कुछ अजीब सा था। क्या हम टीवी देखेंगे? काफी देर के बाद मो बाइचुआन ने आखिरकार यह वाक्य बोला। आज की स्थिति सचमुच उनकी उम्मीदों से परे थी। उसका मन अभी भी अव्यवस्थित था। हाँ, झाओ जिंगरोंग ने सिर हिलाया। टीवी चालू करने के बाद वे दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। हालांकि उनके विचार पहले ही कहीं दूर चले गए थे। बस गति से गुजर रहा हूं। ऊपर। मो किशन और नी यांग टीवी के सामने बैठकर गेम खेल रहे थे और स्क्रीन से हंसी की आवाजें गूंज रही थी। रात के खाने के समय लिन पिंग पिंग विशेष रूप से मो किशेन का जन्मदिन मनाने के लिए काम से वापस आई और वह एक केक भी लेकर आई। न केवल लिन पिंग पिंग वापस आ गई, बल्कि सोंग बेचिंग भी वापस आ गया। आखिरकार मो किशन उसके चाचा थे। नी यांग, तुम अभी भी मेरे अंकल सिक्स के साथ हो? नी यांग को देखकर सोंग बेचिंग आश्चर्यचकित हो गया। नी यांग बहुत खूबसूरत थी और मो किशन की प्रतिष्ठा खराब थी। उसने सोचा कि उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलेगा। किसने सोचा होगा? अपनी भाषा पर ध्यान दो। नी यांग ने उसे एक सफेद नजर से देखा। मुझे छठी चाची कहो।
नी यांग उनसे 9 साल छोटी हैं। उसे चाची कहकर पुकारना। वह वास्तव में खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सका। बेइचिंग, मो किशिन ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। क्या तुमने अपनी छठी चाची का आदेश नहीं सुना? हालांकि हर कोई कहता था कि उसके अंकल 6 एक बेकार आदमी है, लेकिन सोंग बेइचिंग हर बार जब वह मो किशन को देखता तो घबरा जाता था। बहुत अजीब। और यह भावना उसके हृदय की गहराइयों से आई थी। छठी चाची, भारी तनाव के बीच सोंग बेइचिंग आखिरकार यह कहने में कामयाब हो गया। अच्छा, नी यांग ने खुशी से सिर हिलाया। अरे, क्या वह झाओ जिंगरोंग नहीं है? वह तीसरे भाई के साथ क्यों है? तभी सोंग बेइचिंग ने मो बाइचुआन और झाओ जिंगरोंग को देखा। नी यांग ने हल्के से जवाब दिया, वह आपकी तीसरी भाभी है। तीसरी भाभी? सोंग बेइचिंग दंग रह गया। लिन पिंगपिंग भी दंग रह गए। तुम्हारा मतलब झाओ जिंगरोंग है? झाओ जिंगरोंग तीसरे भाई के साथ है? सोंग बेइचिंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, नी यांग ने सिर हिलाया। सोंग बेइचिंग स्तब्ध रह गया। अध्याय 696, शंगगुआन फुरोंग को गाली देते हुए, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। 4। ओह मेरे भगवान, क्या यह पूरी तरह गड़बड़ नहीं है? लिन पिंगपिंग ने पूछा, क्या हो रहा है? ठीक है, नी यान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। सिस्टर पिंगपिंग, आपको इसमें शामिल लोगों से पूछना चाहिए। एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से इन दोनों लोगों के बीच निश्चित रूप से कोई प्रेम नहीं था। यह एक आपसी समझौता होना चाहिए। लेकिन नी यांग केवल अटकलें ही लगा सकती थी और इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी। कौन जानता था कि ये दोनों किस तरह का नाटक कर रहे थे? लिन पिंगपिंग और सोंग बेइचिंग उनके पास पहुंचे। यह पता चलने के बाद कि झाओ जिंगरोंग और मो बाइचुआन डेटिंग कर रहे थे, लिन पिंगपिंग और सोंग बेइचिंग वास्तव में आश्चर्यचकित थे। सोंग बेइचिंग ने चुपचाप मो बाइचुआन को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, तीसरे भाई, क्या आप वास्तव में झाओ जिंगरोंग के साथ शामिल हैं? मो बाइचुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। सोंग बेइचिंग ने आगे कहा, तीसरे भाई, क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ अनुचित है? क्या अनुचित है? मो बाइचुआन ने जानबूझकर पूछा। सोंग बेइचिंग ने कहा, झाओ जिंगरोंग, उसका एक बार अंकल 6 के साथ रिश्ता था। मो बाइचुआन शांत रहा, यह सब अतीत की बात है। बाइचिंग, इतना संकीर्ण सोच वाला मत बनो। यह सिर्फ एक सगाई थी, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। मो बाइचुआन के शब्दों से मामला सुलझ गया। सोंग बेइचिंग ने और कुछ नहीं कहा, बस पूछा, क्या अंकल और आंटी को इस बारे में पता है? मो बाइचुआन ने जवाब दिया, उन्हें अभी तक पता नहीं है, लेकिन मेरे पास उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का एक तरीका है। यदि श्रीमान और श्रीमती मो आपत्ति नहीं करेंगे, तो मो रोंगपिंग और शिव जियाओं के पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं होगा। जब तक तुमने इस पर विचार कर लिया है। सोंग बेइचिंग ने मो बाइचुआन के कंधे पर थपथपाया। हालांकि लिन पिंगपिंग भी चौंक गई थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार यह मो परिवार का मामला था और वह सिर्फ श्रीमती मो की भतीजी थी। इस समय उसने ज्यादा कुछ कहना अनुचित समझा। भोजन के बाद सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगे। लिन पिंगपिंग ने सुझाव दिया, आज मौसम अच्छा है, क्यों न हम सब रेस ट्रैक पर कुछ चक्कर लगाने चलें? बीजिंग में एक बड़ा रेस कोर्स है जो अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए है। रेस ट्रैक मो परिवार के निवास से ज्यादा दूर नहीं था। बहुत बढ़िया लगता है। झाओ जिंगरोंग ने सहमति में सिर हिलाया। घुड़सवारी एक कुलीन खेल है, इसलिए नी यांग जैसा कोई व्यक्ति जो ग्रामीण इलाकों से आता है, निश्चित रूप से घुड़सवारी करना नहीं जानता होगा। इसलिए उसने सबके सामने चमकने की योजना बनाई। मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। जिउ यिंगेंग स्वाभाविक रूप से चंचल थी। सौभाग्यवश सोंग बेइचिंग आज वहां उपस्थित थे। अगर वह मिस्टर मोक के साथ नहीं जुड़ सकती थी, तो सोंग बेइचिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प था। हालांकि वह मिस्टर मोक के साथ तुलना नहीं कर सकता था। सोंग बेइचिंग सोंग परिवार का एकमात्र वंशज था। इसके अलावा सोंग बेइचिंग बहुत सुंदर था और आप जो देख सकते थे उससे पता चलता था कि उसमें बहुत संभावनाएं थी। एक अतिरिक्त स्पेयर टायर रखना भी बुरा विकल्प नहीं था। यांगयांग, आप कैसे हैं? लिन पिंगपिंग ने नी यान की ओर देखा।
मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसे घोड़े पर सवार हुए बहुत समय हो गया है। आपका क्या हाल है बड़े भाई मो? अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ, मो किशेन ने कहा। अंकल और आंटी, क्या आप दोनों इस मस्ती में शामिल होना चाहेंगे? लिन पिंग पिंग फिर मिस्टर और मिसेज मो की ओर मुड़ी। यद्यपि यह वृद्ध दंपति अब पहले जैसे युवा नहीं रहे। जब वे युवा थे तो उन्होंने वास्तविक युद्ध क्षेत्र का अनुभव किया था। श्रीमती मो ने श्री मो की ओर देखा, क्यों न आप भी मजे में शामिल हो जाएं? ठीक है, श्री मो ने सिर हिलाया। यह दुर्लभ है कि आज सभी बच्चे घर पर हों। वे सभी रेस्ट ट्रैक की ओर चल पड़े। मो किशेन नियांग को उसके कपड़े बदलने के लिए ले गया। पुरुष सदैव महिलाओं की तुलना में तेजी से बदलते हैं। जब मो किशेन अपने कपड़े बदलकर बाहर आया तो नियान अभी भी चेंजिंग रूम में थी। जल्द ही सभी लोग घोड़ों के मैदान में एकत्र हो गए। अखाड़े में मो बाइचुआन की मुलाकात कुछ सहपाठियों से हुई, इसलिए उन सभी ने एक साथ घुड़सवारी करने का फैसला किया। बेशक जितने अधिक लोग होंगे, घुड़सवारी का आनंद उतना ही अधिक होगा। मो किशन ने दूसरी तरफ से नियान का नेतृत्व किया। नियान की उपस्थिति ने निस्संदेह सभी का ध्यान आकर्षित किया। वह आमतौर पर चियोंगसम पहनती थी, इसलिए अब एक शानदार घुड़सवारी पोशाक पहनकर वह बहुत चमकदार लग रही थी। वह राजसी और अद्भुत सौंदर्य बिखेरती थी। वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। अपनी ब्रिटिश शैली की घुड़सवारी पोशाक, एक नीली बनियान के साथ एक सफेद शर्ट और अपनी पतली टांगों को कसकर पकड़े हुए चमड़े के जूतों की एक जोड़ी में वह बहुत जोश के साथ आगे बढ़ती थी। यह देखकर कि हर कोई उसकी पत्नी को घूर रहा था, मो किशन को अचानक रेस्ट ट्रैक पर आने के लिए सहमत होने का पछतावा हुआ। उस समय मो किशेन बस इतना ही चाहता था कि नियान को टॉर्टिला की तरह मोड़कर अपनी जेब में रख ले और किसी को भी उसकी तरफ देखने से मना कर दे। शियू यिंगेंग ने शुरू में सोचा था कि वह घुड़सवारी के सामान में सबसे सुंदर दिखेगी और वह सबके सामने घूम रही थी और कुछ लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन नियान को देखते ही शियू यिंगेंग ने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। वह थोड़ी हीन भावना भी महसूस करने लगी। अध्याय 697, शंगगुआन फुरोंग के साथ दुर्व्यवहार, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ 5। यह स्वरोजगार वाली महिला सचमुच बहुत परेशान करने वाली है। झाओ जिंगरोंग ने अपनी आंखें मूंद ली। यह नियांग, जिसमें क्षमता की कमी है, निश्चित रूप से जानती है कि उसे अपनी भूमिका कैसे निभानी है। सुंदरता का क्या उपयोग है? क्या सुंदरता घुड़सवारी कौशल का स्थान ले सकती है? कोच ने सभी को चुनने के लिए कुछ घोड़े दिखाए। इन सभी घोड़ों को मो परिवार द्वारा यही पाला गया था। मैं इसे ले लूंगा। झाओ जिंगरोंग ने एक लंबा और राजसी घोड़ा चुना, नियांग की ओर देखते हुए। नी आंटी 6, शुरुआती लोगों को बहुत उग्र स्वभाव वाले घोड़ों का चयन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह आपके लिए बेहतर हो सकता है। झाओ जिंगरोंग ने एक छोटे टट्टू की ओर इशारा करते हुए कहा, जो मनुष्य की आधी ऊंचाई का था। इस टट्टू का स्वभाव सौम्य है, जो शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। उसके शब्द नियांग के लाभ के लिए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वह नियांग का मजाक उड़ा रही थी। कोई जरूरत नहीं, नियांग ने एक काले घोड़े को उसकी लगाम से खींचते हुए कहा, मैं सवारी कर सकता हूँ। वह सवारी कर सकती है। झाओ जिंगरोंग को ऐसा लगा जैसे वह एक शानदार मजाक देख रही थी। नियांग सवारी कर सकते हैं? यह दयनीय स्वरोजगार वाली महिला घोड़े की सवारी कर सकती है? अपनी शेखी कहीं और बघारो। इससे पहले कि झाओ जिंगरोंग को जवाब देने का मौका मिलता, ज़ियू यिंगेंग ने बीच में कहा, चूंकि मिस नी घुड़सवारी कर सकती हैं, तो थोड़ी दोस्ताना प्रतिस्पर्धा क्यों न हो। घुड़सवारी शो का आकर्षण नियांग द्वारा छीन लिया गया था और अब शियू यिंगेंग उसे वापस अपने पास लाने के लिए उत्सुक थी। घुड़सवारी, जिसके लिए उसने प्रशिक्षण लिया था, उसका लक्ष्य नियांग को हराना था। नियांग ने हल्की मुस्कान के साथ चमकती आंखों से ज़ियू यिंगेंग को देखते हुए कहा, आपका प्रस्ताव है कि हम कैसे प्रतिस्पर्धा करें? ज़ियू यिंगेंग ने रेस्ट ट्रैक की ओर इशारा करते हुए कहा, हम इसे फिनिश लाइन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इन बाधाओं से गुजरेंगे, जो पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। बाधाएं यू आकार में रखी गई थी। पूरे चक्कर के बाद फिनिश लाइन शुरुआती बिंदु के समान ही थी।
बाधाएं अत्यंत चुनौतीपूर्ण थीं, सामान्य लोगों के लिए इसे पार करने में 20 मिनट लग सकते थे, लेकिन शिव यिंगेंग के लिए 10 मिनट काफी थे। जब समय आएगा वह निश्चित रूप से चमकेगी। ठीक है, नी यांग ने हल्का सा सिर हिलाया। झाओ जिंगरोंग का शिव यिंगेंग के साथ संबंध काफी अच्छा था, और यह जानते हुए कि शिव यिंगेंग को नी यांग भी पसंद नहीं है, वह नी यांग को दबाने के लिए किसी और के साथ मिलकर खुश थी और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पूछा, यिंगेंग, इन बाधाओं को पार करने में आपको कितना समय चाहिए? 10 मिनट, ज़िऊ यिंगेंग ने जवाब दिया। यह सुनकर आसपास के लोग दहल गए। 10 मिनटों? यदि शिव यिंगेंग सचमुच 10 मिनट में बाधाओं को पूरा कर सके तो वह एक बहादुर महिला के रूप में जानी जाएगी। आंटी सिक्स, आप क्या कहती हैं? झाओ जिंगरोंग ने नी यांग की ओर देखा। नी यांग ने बिना सोचे समझे अपने सफेद दस्ताने पहन लिए। यह कहना मुश्किल है, उसने इतने लंबे समय से अभ्यास नहीं किया था। झाओ जिंगरोंग की आंखें उपहास से भरी थीं। इन बाधाओं को पार करना आसान नहीं था। जब नी यांग घोड़े से गिरेगी तो वह एक मजेदार दृश्य होगा। क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। ज़िऊ यिंगेंग घोड़े पर चढ़ गई और नी यांग को तिरस्कार से देखने लगी। तैयार? नी यांग ने लगाम खींची। जैसे ही वह चढ़ने वाली थी, उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर गई। सचमुच उसमें जंग लग गई थी। नी यांग ने धीरे से आह भरी। यह सब झाओ जिंगरोंग ने देखा था। वह सब जानती थी, नी यांग निश्चित रूप से घोड़े की सवारी नहीं कर सकती। वह अंततः स्वयं को मूर्ख बनाने जा रही है। आंटी सिक्स, सावधान रहना, यह घोड़ा बहुत ऊंचा है। अगर तुम सचमुच गिर जाओ तो कोई मजाक नहीं है। झाओ जिंगरोंग की आंखें खुशी से भर गईं। वास्तव में मुझे सच में लगता है कि वह छोटा टट्टू तुम पर सूट करता है। नी यांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। यह घोड़ा अजनबियों से थोड़ा सावधान रहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास इसे नियंत्रित करने के तरीके थे। उसके शब्दों पर झाओ जिंगरोंग के चेहरे पर हास्यपूर्ण ढंग से हंसी उभर आई। वास्तव में उसमें यह कहने की हिम्मत थी, बेशर्म। शिव यिंगेंग ने शानदार शुरुआत की, कई बाधाओं को पार किया और नी यांग को काफी पीछे छोड़ दिया। ज़िऊ यिंगेंग ने नी यांग की ओर देखा। उसका चेहरा आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भरा था। नी यांग क्या है? क्या कोई देहाती आदमी उसकी प्रसिद्धि छीनने की कोशिश कर रहा है? नी यांग ने जो घोड़ा चुना था वह बहुत उग्र था। कई बार तो ऐसा लगा कि उसने नी यांग को नीचे गिरा दिया, जिससे सभी लोग डर के मारे हांफने लगे। अंकल सिक्स, क्या आपको आंटी सिक्स की चिंता नहीं है? सोंग बेइचिंग ने मो किशन से फुसफुसाकर कहा। मो किशन की नजर रेस्ट ट्रैक पर खड़ी आकृति पर टिकी थी। इतनी जल्दी क्यों है? यह तो अभी शुरू ही हुआ है। शिव यिंगेंग ने पहले ही 1/3 बाधाएं पार कर ली थीं। नी यांग को लगभग घोड़े से गिरते हुए देखकर वह विजयी भाव से हंसने लगी। तभी शिव यिंगेंग को तेज हवा का झोंका अपने बगल से गुजरता हुआ महसूस हुआ। इसकी गति इतनी तेज थी कि केवल एक छाया ही बची। हवा घोड़ों के खुरों की क्लिपिटी क्लॉप ध्वनि से गूंज रही थी। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर अविश्वास में पीछे देखने पर शिव यिंगेंग को अपने पीछे नी यांग का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। अध्याय 698, शंगगुआन फुरोंग को गाली देते हुए, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। 6। क्या वह क्षणभंगुर आकृति नी यांग थी? बिल्कुल नहीं। शिव यिंगेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया ताकि वह उसे पकड़ सके, लेकिन दूसरी पार्टी बहुत तेज थी। हे भगवान, वह 2 बाधाओं को पार कर गई। वह घोड़े पर खड़ी है। यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। सभी ने सोचा था कि नी यांग घुड़सवारी में माहिर नहीं है, लेकिन उसका यह शानदार प्रदर्शन वाकई हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि पेशेवर प्रशिक्षकों के पास भी ऐसा कौशल नहीं हो सकता। मैदान पर मौजूद हर किसी की निगाहें उस खिलाड़ी पर टिकी थीं। उन्हें डर था कि कहीं वह अपना प्रदर्शन का कोई रोमांचक हिस्सा न चूक जाए। अनजाने में सभी ने ज़िऊ यिंगेंग को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह नी यांग के स्तर की नहीं थी। नी यांग की तुलना में वह अधिक से अधिक एक ऐसी महिला मानी जा सकती है जो घोड़े की सवारी करना जानती हो। दूसरी ओर नी यांग ने ऐसा तमाशा पेश किया जिसने सभी को रोमांचित कर दिया। मो बाइचुआन ने संकुचित आंखों से मैदान पर उस आकृति को देखा।
यह कहना होगा कि नियांग इस अवस्था में सचमुच आकर्षक थी। झाओ जिंगरोंग ने मो बाइचुआन की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी तनावग्रस्त थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नियांग घोड़े की सवारी करना जानती होगी, और इसमें अविश्वसनीय रूप से महारत हासिल करना। यह वास्तव में एक निरर्थक प्रयास साबित हुआ। नियांग ने इस लापरवाह रोमांच का भरपूर आनंद उठाया। वह पूरी गति से साइकिल चला रही थी, जबकि उसका एड्रेनालाइन बढ़ रहा था। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, नियांग पहले ही 2 घातक मोड़ पार कर चुकी थी और फिनिश लाइन तक पहुंच गई थी। नियांग ने लगाम कसी और सीधे काठी से कूद पड़ी। उसके उड़ते काले बाल हवा में खूबसूरती से उछल रहे थे और वह जमीन पर उतरी। पूरी प्रक्रिया में उसे 3 मिनट से भी कम समय लगा। यह शियाओ यिंगेंग के 10 मिनट से कहीं बेहतर था। अच्छा, बूढ़े मास्टर मो ने तालियां बजाईं। जवाब में सभी लोग भी ताली बजाने लगे। नियांग मो किशन की ओर चल दिया। यह प्रतियोगिता निस्संदेह जिऊ यिंगेंग के लिए नुकसानदेह थी, और यह एक अपमानजनक हार थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह एक देहाती आदमी से कैसे हार सकती है। प्रतियोगिता के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए। झाओ जिंगरोंग नियांग को और अधिक शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन यह देखने के बाद उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। मो बाइचुआन की सहपाठी जू जेन ने पूछा, भाई, उस लड़की का नाम क्या है? इसके बारे में सोचना भी मत, वह मेरे छठे चाचा की प्रेमिका है, मो बाइचुआन ने शांति से उत्तर दिया। जू जेन ने आगे कहा, इतनी अच्छी लड़की है, क्या वह सचमुच तुम्हारे छठे चाचा से प्यार करती है? मो बाइचुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, नियांग इतनी उत्कृष्ट है तो वह मो किशन में कैसे रुचि ले सकती है? जू जेन ने आगे कहा, भाई, बस मुझे उसका नाम बताओ। एक बार जब यह काम हो जाए तो मैं तुम्हें एक ड्रिंक दूंगी। दिवास्वप्न मत देखो। मो बाइचुआन ने जू जेन की ओर देखा। भले ही नियांग का शराब के साथ कोई गुप्त उद्देश्य रहा हो, लेकिन यह जू जेन के बारे में नहीं होगा। उसके पास हमेशा नियांग को चिंतित करने का कोई न कोई तरीका रहता है। मो बाइचुआन ने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि नियांग किसी तरह ऊपर चढ़ गई थी और अब मो किशेन के साथ उसी घोड़े पर सवार थी। नियांग मो किशेन की बाहों में बैठी थी और घोड़ा आराम से मैदान में टहल रहा था। डूबता हुआ सूरज उन पर सुनहरी रोशनी की एक कोमल परत डाल रहा था, जिससे एक सुंदर दृश्य बन रहा था। इससे मो बाइचुआन की आंखों को चोट पहुंची। बहुत चुभ गया। इस समय झाओ जिंगरोंग ने मो बाइचुआन का हाथ पकड़ लिया। बाइचुआन, क्या हम भी घुड़सवारी करेंगे? ठीक है, मो बाइचुआन ने सिर हिलाया। फिर समय तेजी से बीत गया और 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस दौरान मौसम काफी ठंडा हो गया था। आज शंगगुआन फुरोंग ने अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब वह जाने के लिए तैयार हो रही थी तो एक नौकर ने उसे एक नोट थमा दिया। यह तुम्हें किसने दिया? शंगगुआन फुरोंग ने भौहें सिकोड़ी। नौकर ने कहा, वह टोपी पहने हुए था, मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सका, लेकिन वह काफी बूढ़ा लग रहा था। शंगगुआन फुरोंग ने सिर हिलाया। हम नोट खोलने पर उसमें लिखा था, तुरंत 27 न्यू विलेज विला में आइए। न्यू विलेज विला न 27? क्या इसका स्वामित्व झाओ परिवार के पास नहीं है? वहां क्या है? हालांकि शंगगुआन फुरोंग ने शुरू में नोट को खारिज करने का इरादा किया था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे न्यू विलेज विला में जाने के लिए प्रेरित किया। विला का सामने का दरवाजा खुला था। क्या अंदर कोई हो सकता है? शंगगुआन फुरोंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह इस विला में शायद ही कभी रुकती थी, हालांकि इस जगह की नियमित देखभाल के लिए एक नौकर रहता था। शायद यह नौकरों में से एक है। बिना कुछ सोचे समझे शंगगुआन फुरोंग अंदर चली आई। उसकी ऊंची एड़ी की आवाज गूंजी, फर्श पर खटखट की आवाज। कमरे के अंदर झाओ शेन ने आवाज सुनी तो वह चौंक गया। वह जल्दी से बिस्तर से उठा और जो भी कपड़ा मिला उसे उठाकर पहन लिया। तुम क्या कर रहे हो? झाओ शेन की अचानक हरकतों से लिनफांग जाग गया। झाओ शेन ने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुना है। क्या यह फुरोंग हो सकता है? उससे डर गए, लिनफैंग ने व्यंग्य किया। मैं। लिनफैंग ने बीच में कहा, चिंता मत करो,
शायद यह वह नहीं है। यह सफाई करने वाले लोग हो सकते हैं। सर्दी लगने से पहले वापस कंबल के नीचे चले जाओ। ठीक है। झाओ शेन को राहत मिली और वह बिस्तर पर वापस लेट गया। लिन फेंग झाओ शेन की बाहों में सिमट गई। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान खेल रही थी। बाहर वाला व्यक्ति शंगगुआन फुरोंग क्यों नहीं होगा? अगले ही पल दरवाजा धक्का देकर खोला गया। चीख! बहन फुरोंग! लिन फांग बिस्तर से उठते हुए चीखी। लिन फेंग, शंगगुआन फुरोंग अचंभित रह गया। तभी उसने देखा कि फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े हैं। क्या ये झाओ शेन के कपड़े नहीं थे? झाओ शेन के कपड़े यहां कैसे आए? शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिल में डर की भावना घर कर गई। लिन फेंग, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? लिन फेंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह बिस्तर से उतरी, शंगगुआन फुरोंग के पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। बहन फुरोंग, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है, मैं ही दोषी हूं। शेन का इसमें कोई हाथ नहीं था। मुझे दोषी ठहराओ, उसे नहीं। लिन फांग ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। शंगगुआन फुरोंग का चेहरा पल पल पीला पड़ता गया। उसने बिस्तर की ओर इशारा किया। बिस्तर पर कौन है? लिन फांग चुप रहा। कौन है यह? शंगगुआन फुरोंग की आवाज कांप रही थी। उसने लिन फेंग के कंधों को पकड़ लिया। कौन है यह? लिन फेंग ने आंसुओं के बीच जवाब दिया। बहन फुरोंग, मुझे माफ कर दो। मुझ पर चिल्लाओ, मुझे मारो, जो चाहो करो। क्या यह झाओ शेन है? लिन फांग ने सिर हिलाया। शंगगुआन फुरोंग बहुत गुस्से में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। लिन फेंग ने झाओ शेन को उसकी पीठ पीछे बहकाने का साहस किया और उसने सोचा कि लिन फांग एक भरोसेमंद दोस्त था। इस तरह लिन फांग अपने विश्वास और दोस्ती का बदला चुकाता है। वेश्या! शंगगुआन फुरोंग ने लिन फांग को जोरदार थप्पड़ मारा। तुम वेश्या, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन फेंग ने बिना किसी प्रतिरोध के वार सह लिया। बहन फुरोंग, अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार दो। बस, कृपया शेन पर इसका गुस्सा मत निकालना। अंतिम वाक्य ने झाओ शेन में एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को जगा दिया। उसे लिन फांग को सारा दोष नहीं लेने देना चाहिए। वह एक आदमी है, उसे ही लिन फांग की रक्षा करनी चाहिए। वह अब और कायर नहीं रह सकता। झाओ शेन ने चादर को हटाया, शंगगुआन फुरोंग के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुम असली फूहड़ हो। मुझे तलाक चाहिए। अध्याय 699। पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। एक थप्पड़ से शंगगुआन फुरोंग का चेहरा तुरंत सूज गया। उसने झाओ शेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने उसे मारा था। झाओ शेन ने वास्तव में उसे मारा था। एक दशक से अधिक समय के उनके विवाह के दौरान एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब झाओ शेन ने कभी भी उस पर अपनी आवाज उठाई हो। हाथ उठाने की तो बात ही छोड़िए। क्या वह सपना देख रही थी? शंगगुआन फुरोंग वहीं खड़ी रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। लिन फेंग ने शंगगुआन फुरोंग को देखा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव छिपा हुआ था। वह शंगगुआन फुरोंग और झाओ शेन के बीच खड़ी थी। भाई शेन, आप बहन फुरोंग को तलाक नहीं दे सकते। सारी गलतियां मेरी हैं। मैंने बहन फुरोंग को निराश किया। यह सही है कि उसने मुझे मारा। लिन फेंग की स्थिति बहुत ही विनम्र थी। सतह पर वह सारा दोष अपने ऊपर ले रही थी। फिर भी वास्तव में वह शंगगुआन फुरोंग पर दोष मढ़ रही थी। लिन फांग की सहानुभूति की तुलना में शंगगुआन फुरोंग के दबंग रवैये ने झाओ शेन को उसके लिए चुना। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। झाओ शेन ने लिन फांग को अपने पैरों पर खड़ा किया। चिंता मत करो, मैं उसे तलाक दे दूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। तुमने क्या कहा? शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की ओर देखा। मैंने कहा, मैं तलाक चाहता हूं। झाओ शेन ने गुस्से से कहा, मैं तुमसे बहुत थक गया हूं, शंगगुआन फुरोंग। हाँ, वह शंगगुआन फुरोंग से तंग आ चुका है। इतने सालों से वह शंगगुआन फुरोंग के फैसलों को सुनता आ रहा है। और उसने क्या किया है?
वह न तो अपने सास ससुर के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बहू रही है और न ही उसने अपने बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखा है। वह उसकी ईमानदारी को हल्के में ले रही है। नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगी। झाओ शेन, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। शंगगुआन फुरोंग जमीन से उठ खड़ा हुआ और झाओ शेन की बाह को कसकर पकड़ लिया। वह तलाक बर्दाश्त नहीं कर सकी। यदि उसका तलाक हो जाए तो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? झाओ परिवार में उसकी शक्तिशाली स्थिति के बारे में हर कोई जानता है। यहाँ तक कि बूढ़ी महिला झाओ को भी हर समय अपनी राय पर विचार करना पड़ता था। अगर लोगों को पता चल गया कि झाओ शेन एक लोमड़ी के लिए उसे तलाक देना चाहता है, तो वह कैसे जीवित रह सकती है? झाओ शेन ने शंगगुआन फुरोंग को ठंडे अंदाज में देखा। शंगगुआन फुरोंग, यह शादी खत्म होनी चाहिए। मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं सह सकता। 19 सालों में सोचो कि तुमने इस परिवार में क्या योगदान दिया है। अब जब बात इस बिंदु पर आ गई थी, तो वह लिनफांग के साथ अपने रिश्ते को छिपाना नहीं चाहता था। लिनफांग के साथ बिताया गया समय आनंदमय था, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यदि लिनफांग झाओ परिवार की कुलमाता बन गईं, तो वह निस्संदेह शंगगुआन फुरोंग से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। वेश्या, क्रोध से अभिभूत शंगगुआन फुरोंग ने लिनफांग को जमीन पर धकेल दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। यह सब तुम्हारे कारण है, तुम वेश्या। तुम मर क्यों नहीं जाती? लिनफेंग ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। वह बस रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बहन फुरोंग। यहाँ से चले जाओ। झाओ शेन लिनफेंग को शंगगुआन फुरोंग द्वारा धमकाए जाते हुए नहीं देख सका। उसने लिनफेंग को अपने पीछे से ढाल लिया और शंगगुआन फुरोंग को दूर भगा दिया। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। झाओ शेन, शंगगुआन फुरोंग को इतना अपमानित कभी नहीं किया गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झाओ शेन उसे धोखा देगा। न ही उसे उम्मीद थी कि बूढ़ी महिला शंगगुआन की बातें सच होंगी। नहीं, वह तलाक नहीं ले सकती। भले ही इससे उसकी मौत हो जाए, लेकिन वह लिनफांग को लाभ नहीं होने दे सकती थी। झाओ शेन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे तलाक मत दो, ठीक है? शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन को गले लगा लिया। मुझे पता है कि मैं गलत थी, मैं बदल जाऊंगी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? बाहर निकलो। झाओ शेन ने बेरहमी से शंगगुआन फुरोंग को धक्का दिया। उसके चेहरे से सौम्यता गायब हो गई थी। वह एक अजनबी, ठंडा और उदासीन सा लग रहा था। झाओ शेन द्वारा अचानक जोर से धक्का दिए जाने के कारण शंगगुआन फुरोंग जमीन पर गिर पड़ी। दर्द इतना था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वह बहुत पीड़ा में थी। वह सचमुच बहुत पीड़ा में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह और झाओ शेन इस स्थिति तक कैसे पहुंच गए। जब उसकी नजर लिनफेंग के आत्मसंतुष्ट चेहरे की ओर गई, तो शंगगुआन फुरोंग की आंखें तीव्र घृणा से भर गईं। उसने पास में पड़ा फूलदान उठाया और गुस्से से लिनफेंग की ओर दौड़ी। बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यही वह क्षण था जब उसे अंततः एहसास हुआ। शुरू से ही लिनफेंग के इरादे बुरे थे। यह फुहड़, यह सब जानबूझकर किया गया था। लिनफेंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हट गई, झाओ शेन के पीछे छिप गई। झाओ शेन ने अपना हाथ उठाया और शंगगुआन फुरोंग की कलाई को जोर से पकड़ते हुए चेतावनी दी। शंगगुआन फुरोंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने लिनफेंग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें एक भयानक मौत मिले। अतीत में यह झाओ शेन ही था जिसने शंगगुआन फुरोंग को रास्ता दिया था। अगर उसने सच में बदला लिया, तो क्या शंगगुआन फुरोंग, जो एक साधारण महिला है, कभी उसका मुकाबला कर पाएगी? जब कोई आदमी आपसे प्यार करता है, तो वह आपको एक रत्न की तरह संजो कर रख सकता है। लेकिन एक बार जब वह आपसे प्यार करना छोड़ देता है, तो आप उसके लिए घास से भी कम मूल्य के हो जाते हैं। शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन को देखा। वह आदमी अब उसके लिए एक अजनबी की तरह महसूस हुआ। उसके दिल में दर्द असहनीय था। अध्याय 700, पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। 2 बाहर निकलो। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। झाओ शेन ने शंगगुआन फुरोंग को सामने के दरवाजे तक खींचा और उसे बंद कर दिया। शंगगुआन फुरोंग जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। कमरे के अंदर लिनफेंग ने घबराते हुए कहा, शेन,
क्या हम सिस्टर फुरोंग पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं? आखिरकार यहाँ गलती मेरी ही है। मैंने ही उसके साथ गलत किया है। झाओ शेन ने आह भरते हुए कहा, लिनफेंग, तुम बहुत दयालु हो, हमेशा हर बात का दोष अपने ऊपर ले लेते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने शांगगुआन फुरोंग के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। यह कहकर झाओ शेन ने अलमारी से कपड़े निकाले और लिनफांग को दे दिए। लिनफेंग ने कपड़े स्वीकार कर लिए और बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वे दोनों तैयार होकर बाहर आए तो शांगगुआन फुरोंग अभी भी वहीं था। वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी और शायद पछतावे का मिश्रण था। इतने सालों तक उससे विवाहित रहने के बाद झाओ शेन ने अपनी आंखों की गहराई में अपराध बोध के साथ लिनफांग को देखा। अगर वह लिनफांग से प्यार नहीं करता तो वह इतने सालों तक उसके साथ संबंध नहीं बनाता। झाओ शेन की बदलती अभिव्यक्ति लिनफांग की चौकस आंखों से बच नहीं सकी। शेन, मैं तुम्हें सिस्टर फुरोंग से बात करने के लिए छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें बीच में नहीं रोकना चाहता, लिनफेंग ने कहा। तुम कई सालों से पति पत्नी हो, मुझे अपने सामंजस्य को नष्ट करने की अनुमति मत दो। धमाका! तभी लिनफेंग के पैरों के पास एक फूलदान टूटकर गिर गया, जिसके टुकड़े हर जगह बिखर गए। बाहर निकलो! शांगगुआन फुरोंग ने दरवाजे की ओर इशारा किया। बाहर निकलो अभी! शांगगुआन फुरोंग, अपने आप पर काबू पाओ। उस पल झाओ शेन का गुस्सा भड़क उठा। जिसे जाना चाहिए वो तुम हो। शेन, ऐसे मत बनो, लिनफांग ने जानबूझकर आग भड़काई। शांगगुआन फुरोंग ने कॉफी टेबल से अपना पर्स उठाया और खड़ी हो गई। झाओ शेन, मुझे ज्यादा मत धकेलो। क्या तुम पर बहुत दबाव डाला जा रहा है? झाओ शेन के मुंह का कोना उपहास में सिकुड़ गया। शांगगुआन फुरोंग, ये शब्द तुम्हारे लिए होने चाहिए, मेरे लिए नहीं। शांगगुआन फुरोंग ने अपने अंदर की उग्र भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश की, रोने से बचने की कोशिश करते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके इस घटिया औरत से छुटकारा पाओ। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कोई शर्म नहीं है तो मैं, शांगगुआन फुरोंग, अभी भी शर्म करती हूँ। अपनी बात कहने के बाद शांगगुआन फुरोंग ने अपना पर्स उठाया और चली गई। बाहर खड़ा ड्राइवर अभी तक नहीं गया है। शांगगुआन फुरोंग कार में बैठ गया। मुझे घर ले चलो। ड्राइवर ने देखा कि शांगगुआन फुरोंग की हालत थोड़ी खराब लग रही थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने इंजन चालू किया और वहां से चला गया। विला के अंदर झाओ शेन ने लिनफांग को देखा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है, लिनफेंग ने सिर हिलाया। यात्रा में सन्नाटा था। जब वे लिनफेंग के अपार्टमेंट की इमारत के निचले हिस्से में पहुंचे तो उसने कहा, शेन, तुम सच में बहन फुरोंग को तलाक देने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? झाओ शेन ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। बात यहां तक आ गई है। तलाक ही हम दोनों के लिए सबसे अच्छा नतीजा होगा। मुझे माफ कर दो। लिनफेंग ने झाओ शेन का हाथ पकड़ लिया। शेन, मुझे माफ कर दो। बहन फुरोंग और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैंने वाकई नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। मैं बिना किसी उपाधि के सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से संतुष्ट थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन फुरोंग को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। शायद हमें इसे खत्म कर देना चाहिए और तुम बहन फुरोंग के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर सकती हो। हालांकि बहन फुरोंग थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं है। तुम आखिरकार एक शादीशुदा जोड़ा हो। लिनफेंग आगे बढ़ने के लिए पीछे हट रहा है। वह जितनी अधिक महान और दयालु दिखाई देगी, उतना ही अधिक वह शांगगुआन फुरोंग की कमियों को उजागर कर सकेगी। वह जितनी कमजोर होगी, उसे उतनी ही अधिक सहानुभूति मिलेगी। झाओ शेन, जो डगमगा रहा था, अब और भी दृढ़ हो गया। लिनफांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। झाओ परिवार। कार काफी समय से विला के सामने खड़ी थी, फिर भी शांगगुआन फुरोंग बाहर निकलने को अनिच्छुक था। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा रहा और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेडी झाओ आज कुछ अजीब लग रही थी। आमतौर पर इस समय वह mahjong खेलने के लिए बाहर जाती थी, लेकिन आज वह न केवल बाहर नहीं गई, बल्कि घर वापस आ गई है। क्या किसी बात ने उसे परेशान कर दिया? झाओ की मां 5वीं मंजिल की बालकनी पर खड़ी होकर नीचे खड़ी काली कार को देख रही थी।
उसकी अन्यथा सुस्त आंखों की गहराई में एक हल्की रोशनी चमक रही थी। एक क्षण बाद उसने आकाश की ओर देखा। शंगगुआन फुरोंग ने कार की खिड़की में अपने प्रतिबिंब पर नजर घुमाई। उसे हमेशा लगता था कि वह जीवन में विजेता है। 19 वर्षों से अपने पति से विवाहित, उसे 2 प्यारे बच्चे, एक दयालु सास और एक पति मिला जो हमेशा उसकी सलाह का पालन करता था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में कितना कुछ खो दिया है। अन्यथा जब कुछ गलत हो जाएगा तो उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।